अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी परेशानी है महंगाई के अलावा वो है लोड शेडिंग। हम शहरों के वासी हर 2 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद लोड शेडिंग का अज़ाब बर्दाश्त करते हैं। जब दिल जाता है वापडा वालों का वो बिजली बंद कर देते हैं, क्योंकि हम उतनी बिजली पैदा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? उसका बड़ा साफ़ सुथरा रीज़न है कि हम वो वसाइल नहीं इस्तेमाल करते जो वसाइल अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमें दिए हैं, लेकिन हम उन वसाइल को बिजली के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आप देखें जिस घर में एसी चलता है, मेरा ख़्याल है कि अब वो किसी गरीब के बस की बात नहीं रह गई। हज़ारों रुपए महीने का बिल आता है। कभी जिस घर का बिल 100 यूनिट अगर वो चलाते थे, तो अगर उसका बिल जो है वो 2-2.5 हज़ार रुपये आया करता था, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब वो बिल बढ़कर 7-8-10 हज़ार रुपये तक जा चुका है। और अगर आपने गलती से घर में एसी लगा लिया है, तो फिर तो यूँ समझ लें कि आपने अपनी आधी कमाई वापडा को देनी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मैं इस वक्त पिंडी से कोई 800 किलोमीटर के फासले पर वादी कालाश में मौजूद हूँ। कहने को ये बड़ा रिमोट सा इलाका है, गुर्बत वाला इलाका है, यहाँ वो वसाइल नहीं है। लेकिन एक बात सुनकर आपको बड़ी हैरत होगी, जो कि मुझे भी हुई, कि वादी कालाश में लोड शेडिंग नहीं होती। सिर्फ वादी कालाश में ही लोड शेडिंग नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान के वो तमाम पहाड़ी सिलसिले या पहाड़ी इलाके जैसे गिलगित बल्तिस्तान है या जो है वो स्कर्दू के इलाके हैं, वहाँ भी लोड शेडिंग नहीं होती, क्योंकि वो इलाके बिजली नेशनल ग्रिड से नहीं लेते बल्कि ख़ुद पैदा करते हैं। और कैसे पैदा करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो है वो ज़िला चतराल को वैसे भी ग्लेशियर्स का ज़िला कहा जाता है। कहते हैं 500 से ज़्यादा ग्लेशियर्स है। ये जो मकाम है, ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है, ये सड़क, अगर आप इस सड़क पर सीधे चलते चले जाएँ तो आप अफ़गानिस्तान पहुँच जाएंगे। इसी तरह के बुलंदों वाला पहाड़ हैं, जिन पहाड़ों के दरमियान में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और वो पहाड़ हर वक्त बर्फ़ से ढके रहते हैं। उनसे पानी जो है वो मतलब वो मेल्ट होती है, बर्फ़ पिघलती है, और कुछ पानी पाकिस्तान की तरफ आता है और कुछ जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ चला जाता है। पाकिस्तान की तरफ जो पानी आता है, मैं ये जो वादी बम्बोरत है, इसके दरमियान से एक नाला गुज़रता है जिसका नाम है बम्बोरत नाला। ये बम्बोरत नाले से बिजली ये पैदा होती है जी। इस इलाके में टोटल 11 गाँव हैं, मतलब, और उसके लिए इन्होंने पन बिजली के 5 जो है वो बिजली घर, पन बिजली घर लगाए हुए हैं। मैं इस वक्त जो है वो उस बिजली घर की छत पर खड़ा हूँ, और ये जो है वो आप देख रहे हैं रेत का टीला, ये, और उसके बाद ये सीढ़ी लकड़ी की चढ़ के ये मैं ऊपर आया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। ये पीछे नाले से जो है ये वाटर चैनल अलग कर लिया जाता है पन बिजली के लिए, और ये फिर ये पानी यहाँ से आ रहा है। आगे बाकायदा एक जंगला लगा हुआ है ताकि कोई ऐसी चीज़ जो जिससे जनरेटर या टरबाइन को कोई ख़तरा हो, वो चीज़ जो है वो ना जा सके। ये देखिए जाली लगी हुई है, कुछ बोतलें फंसी हुई हैं, कुछ रैपर वगैरह जो हमारी आदत है कि हम पानी में या नाले में फेंक देते हैं, और वक्तन फ़ौक्तन जो है वो इसकी सफाई होती रहती है ताकि ये आपको नज़र आ रहा होगा पानी पाइप में जाता होगा। ये पाइप जो है वो सीधा टरबाइन में जाता है, यानी जनरेटर में, और उसके बाद ये वो पाइप है जो जनरेटर में जाता है, और फिर वो उससे जनरेटर चलता है और बिजली पैदा होती है। ठीक है, ये इलाका ऐसा है, यहाँ वैसे भी साल के 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, एसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन घर की तमाम तर ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन सी बात है। मैं ये इसलिए आपको दिखाना चाहता था कि हमारे बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को नहीं जानते। हमारी जो नई नस्ल है उन्हें नहीं पता बिजली कहाँ से आती है, और उन्हें ये पता है कि बाहर एक खम्भा लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और वहाँ से जो है वो बिजली घर में आती है, और वापडा वालों का जब दिल चाहता है वो बिजली बंद कर देते हैं। दोबारा इसी सीढ़ी से मैंने नीचे उतरना है, और फिर मैं आपको जो है वो बिजली घर भी दिखाता हूँ। इसका जनरेटर जो छोटा सा लगा हुआ है, और ये मेरा ख्याल है 50 kV बिजली पैदा करता है, 50 kV बिजली पैदा करता है जी। फिर हम इसके जो चीफ इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन है, मतलब जो इसको चलाने के ज़िम्मेदार हैं, अब्दुल गफूर साहब, उनसे भी जो है वो आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी ये क्या सिलसिला है। आइए बिजली घर के अंदर चलते हैं।
ये जो पानी आप बाहर निकलता देख रहे हैं, ये वही पानी है जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया कि वो वाटर चैनल के ज़रिए टरबाइन को पहुंचता है और ये पानी की तेज़ रफ्तारी से टरबाइन चलता है और वो टरबाइन बिजली पैदा करता है जो फिर वादी को प्रोवाइड की जाती है। ये ऊपर का हिस्सा मैंने आपको पहले दिखाया, वो फिर जो वो अपनी ताकत से टरबाइन को चलाता है और टरबाइन से निकल कर ये पानी दोबारा जो है वो चैनल में वापस चला जाता है। और ये जनाब बिजली का वो अजीबोगरीब सिस्टम है जिसे हमारे यहाँ पन बिजली सिस्टम कहा जाता है। हमारी बदकिस्मती पाकिस्तान की कि हमारे यहाँ जो है वो पानी के वसाइल बहुत हैं, पहाड़ी इलाकों से, दरियाओं से हम जितनी बिजली चाहे बना सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान अपने कमीशन के चक्कर में या लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालने के चक्कर में वो फर्नेस आयल इस्तेमाल करते हैं और बिजली बनाने के दूसरे तरीके जैसे भक्की साहिवाल में एक प्लांट लगा हुआ है जो कोयले से चलता है, उसके लिए कोयला बाकायदा इंपोर्ट किया जाता है और उस कोयले को इंपोर्ट करने के बाद फिर बाकायदा प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद उससे बिजली बनाई जाती है और हज़ारों रुपए का बिल आता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ वादी कैलाश में बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा बिल, पहले मैंने सुना है था कि 250 रुपये महीना था, हर घर से 250 रुपये लेते थे और अब मेरा ख्याल है शायद 300 या 350 रुपये हर घर से बिजली का बिल जो है वो वसूल किया जाता है। मैं आपको टरबाइन भी दिखाता हूँ लेकिन अंदर चूँकि शोर ज़्यादा होगा लिहाजा आप मेरी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। ये वो पाइप है जिससे पानी जो है वो अंदर आता है और पानी के ज़ोर से फिर ये टरबाइन चलती है। ये सारी मशीनरी लगी हुई है ये, और उसके बाद ये जो है वो बाकायदा पट्टे लगे हुए हैं। मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही होगी क्योंकि इसकी आवाज़ ज़्यादा है, मैं सिर्फ आपको सिस्टम दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल गफूर साहब। आप ये कह सकते हैं कि ये जो पावर हाउस है जो मैंने आपको दिखाया, ये इसके चीफ इंजीनियर भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं और मैंने जो है वो इनसे पूछना ये है कि ये बिजली कैसे बनती है, मतलब पन बिजली जिसे हम कहते हैं। अगर वैसे तो हम चाहें तो पूरे मुल्क में ये कर सकते हैं क्योंकि पानी की हमारे पास कमी नहीं, तो ये क्या तरीक़ाकार क्या है, थोड़ा सा मुझे इसका बताएं ताकि लोगों को पता चले कि पानी कैसे अंदर आता है, कैसे टरबाइन चलती है, कैसे बिजली पैदा होती है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। बस ये तो ऊपर हम छोटा सा टैंकी बनाए इसके लिए और टैंकी से हमने बड़ा बड़ा पाइप डायरेक्ट टरबाइन के लिए हमने फिक्स किया है। अच्छा। वो टरबाइन से जनरेटर के लिए पानी आता है, जनरेटर जब वो करता है उससे वो बिजली पैदा करता है। अच्छा। हाँ, वो बिजली पैदा हाँ, जनरेटर ऑलरेडी बिजली पैदा करता है। ये जनरेटर आपको गवर्नमेंट ने लेकर दी है? नहीं, वो तो एनजीओ वालों ने दिया। एनजीओ वालों ने? बिजली घर एनजीओ वाले बनाए, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। तो आप एनजीओ के मुलाजिम हैं? नहीं, मुलाजिम नहीं, हम तो प्राइवेट है। प्राइवेट है? वो कम्युनिटी वाला हमें तनख्वाह देते हैं महीने पर। अच्छा, हर गांव का अलग बिजली घर? हम ये बिजली का फीस निकालते हैं, निकाल कर बिजली भी मरम्मत करते हैं, हम अपने पैसे भी लेते हैं। अच्छा, कितने पैसे लेते हैं हर महीने? महीने में 6-7 हज़ार रुपये मिलता है। नहीं, आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? मेरे 7,000 रुपये मिलते हैं। 7,000 रुपये तनख्वाह है। तो इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? इसके अलावा तो कारोबार करता हूँ। अच्छा, कारोबार करते हैं, मतलब वैसे आप पार्ट टाइम जो है वो ये सारा इसको करते हैं? हाँ, मरम्मत करते हैं, वो जो ख़राब होता है उसको बनाते हैं। या अगर जो है वो ये ख़राब हो जाए तो फिर टेक्नीशियन कहाँ से बुलवाते हैं? आप चित्राल से मंगवाते हैं। हाँ, चित्राल से। ज़ाहिर है वो भी फिर पैसे लेता होगा? तो लाजमी पैसे लेते हैं। अच्छा, ये 24 घंटे चलता रहता है? हाँ, 24 घंटे। यानी इसका मतलब है कि लोड शेडिंग नहीं होती? लोड शेडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है।
आप वादी बम्बोरत में हाँ बम्बरा या जहाँ जहाँ ये चीज़ें लगी हुई हैं, तो यहाँ तो कितने तकरीबन लगे हुए हैं पनबिजली घर? ये तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पाँच छः बिजली घर हैं। हर गांव का अलग अपना अपना बिजली घर होता है। कितने गाँव में तकरीबन? तकरीबन यहाँ पर तो 10-15 गाँव हैं। कितने गाँव हैं? 11 गाँव है। 11 गाँव के 11 बिजली घर हैं। नहीं, 2-3 बिजली घर ऐसे जो वो बड़े हैं काफ़ी। अच्छा, केवी उसके ज़्यादा 150 केवी, 200। ये कितने केवी बना रहे हैं? ये तकरीबन 50 केवी का है। 50 केवी का है। तो इससे कितने घर? इससे तकरीबन 250 घराने हैं। 250 घर चलाएं? हाँ चलाते। अच्छा, एसी की तो यहाँ ज़रूरत है नहीं, फन का चलता है, कोई फ्रीजर वगैरह चलाते हैं लोग का। अच्छा, हाँ, वो कपड़े का मशीन वगैरह चलता है, ये छोटा मोटा चीज़ चलता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये कि LED बल्ब वगैरह तो जल जाते हैं वो ना? तो जल जाते हैं। वो तो जल जाते हैं। चलें जी, ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो है वो हम मतलब इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद पन बिजली से फ़ायदा नहीं उठा सके। लेकिन ये वादी बम्बोरत एक रिमोट एरिया आप कह सकते हैं। यहाँ बिजली बन भी रही है, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। तो यूँ समझ लें कि ये किसी नेमत से कम नहीं। वादी बम्बोरत में पन बिजली के साथ साथ एक अजूबा और भी है, और आप उसे कह सकते हैं पन चक्की। शहरों में रहने वालों को ये नहीं पता कि आटा फ्लोर मिल्स के अलावा भी कहीं पीसा जाता है, या चने की दाल कहीं और भी पीसी जाती है। ये पन चक्कियाँ ये भी पानी से चलती हैं। ये चैनल आप देख रहे हैं, मतलब वाटर चैनल, यहाँ से पानी आ रहा है पूरी रफ्तार के साथ, और उसके बाद ये एक नाली सी बनाई हुई है, और ये इस नाली से ये पानी अंदर जा रहा है। अब अंदर जो है वो चक्की इसी पानी के ज़ोर से चल रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि जो है वो इसका तरीक़ाकार क्या है। पहले ये वाटर चैनल देख लें, ये बड़ा चैनल है, मतलब वो बम्बोरत पानी सारा बम्बोरत नाले का है, लेकिन इससे काम मुख्तलिफ लिए जा रहे हैं। ये आ गया, ये छोटा हिस्सा, और ये जनाब चक्की के अंदर जा रहा है। आइए आपको चक्की के अंदर ले चलता हूँ। अब ये जनाब छोटी सी चक्की, छोटी सी बिल्डिंग, छोटी सी इमारत, और ये हम चल रहे हैं चक्की के अंदर। रास्ते यहाँ सारे ऐसे ही हैं, पत्थर हैं, और ये पानी निकल रहा है बाहर, और ये जनाब चल रही है चक्की। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब पानी के ज़ोर से चक्की चल रही है। क्या नाम है आपका सरकार? ज़फ़र। इधर मेरे पास आए। मैं ठीक हूँ, मेरे पास आए। ये है जी ज़फ़र साहब, जो इस चक्की को चलाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं ये कैसे चलती है चक्की? सर ये पानी से चलती है। पानी से चल रही है? पानी में इतना जोर है कि वो चक्की के पार्ट को चला दे? बहुत जोर है पानी। अच्छा, 1 घंटे में जो है वो कितना गंदम पीस लेते हैं आप? 1 घंटे में तकरीबन आधा मन। आधा मन? हाँ। और जाहिर सी बात है यहाँ तो लोग चूँकि कम रहते हैं, तो चक्की भी कभी कभी चलाते होंगे आप? नहीं, चक्की रात दिन चलता है। रात दिन चलता है? मतलब इतना जो है ना वो कर लेते हैं आप? हाँ, कर लेते हैं। अच्छा, और आटे के अलावा क्या क्या पीसते हैं इसमें? आटे बस ये ज्वार और गंदम, बस ये 2। अच्छा, मिर्चे नहीं पीसते? नहीं, मिर्च मसाले नहीं पीसते? दाल कोई पकौड़े के लिए पीसते हैं। अच्छा, और फिर लोगों को पकौड़े खिलाते भी हैं? नहीं, वो खुद तो अपने अच्छा, खुद अपने घर में खिलाते हैं।
जी। अपने घर में खिलाते हैं पकौड़े? ये अपने घर के लिए खुद बनाते हैं ना। अच्छा ठीक है, मतलब आप जो है वो उन्हें दाल पीस देते हैं और कहते हैं जी कि पकौड़े घर जाके बना लो। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त। तो ये ज़रा करीब करके जो है वो दिखा देते हैं। ये जी चक्की का पार्ट जो चल रहा है, और मज़े की बात ये कि ये पानी के ज़ोर से चल रहा है। अच्छा, इस वक्त गंदम डाली हुई है। ये जनाब गंदम भी नज़र आ रही होगी आपको, ये गंदम के दाने गिर रहे हैं इससे, और फिर ये पीस के ये आटे की सूरत में बाहर निकल रहा है। ये इसके ऊपर गंदम डाली जाती है। थोड़ा सा डाला है ना, कम नजर है। हाँ, ये गंदम है ना इसमें। हाँ, ये गंदम है, इसमें गंदम है, और फिर ये गंदम जो है ना वो ये नीचे आती है यहाँ इस डोली में, और इस डोली से जो है ये, और फिर ये जनाब ये चक्की जो है वो चलती है। और उसके बाद जो पानी जो होता है, मतलब ये चक्की को चलाने के बाद ये पानी फिर बाहर निकल आता है दोबारा। आप यकीनन इसका शोर भी सुन रहे होंगे, और जितना इसका शोर है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चक्की के भारी पार्ट को चला रहे होंगे। पता नहीं मैं आपको दिखा पा रहा हूँ या नहीं दिखा पा रहा, लेकिन नीचे पंखे लगे हुए हैं बाकायदा, और पंखे चलते हैं नीचे, उनके ज़ोर से जो ऊपर वाली चक्की है वो चलती है, यानी पानी पंखे को चलाता है, और वो पंखा जो है वो फिर चक्की को चलाता है, जिससे जो है वो गंदम पीसी जाती है। ये चंद जुमले कहने के लिए मुझे ये नाला पार करना है। वो जो पानी जो है वो ऊपर से जो गिर रहा है वो फालतू पानी है, जो मतलब आटा पिसने के बाद पंखा, यानी बहुत बड़ा पंखा जो मैंने दिखाया आपको अंदर लगा हुआ वो खाली छोड़ देता है, यानी पानी जो है वो छोड़ देता है, ये वो पानी जो है वो बाहर आता है। और ये बड़े अजूबे हैं। आप इन इलाकों में आए तो लोग तो कैलाश कुछ और देखने के लिए आते हैं, वो ज़्यादा दिलचस्पी उन्हें इसमें है कि कैलाशी लड़कियां कैसी हैं, उनका कल्चर कैसे है, वो कपड़े कैसे पहनती हैं, खूबसूरत कैसे नज़र आती हैं। लेकिन मेरा मशवरा है कि जब आप कैलाश आएँ तो आप ऐसी चीज़ें भी देखें ताकि आपको पता चले कि कुदरती तौर पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सलाहियतें और क्या क्या तोहफ़े और नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं। मैं उसी पंचक्की के पास जो मैंने आपको दिखाई है, नाले के किनारे बैठ गया हूँ। थक कर कह लें या आपको दिखाने के लिए कह लें, ये नाला जो है वो आ रहा है, ये मेन नाला है, और ये कुछ बच्चा लोग हैं, पानी नहीं फेंकना इस पर, बाकी खैर है, ये बच्चा लोग हैं, इसमें नहा रहे हैं। इन्होंने अभी अभी मुझसे पूछा है कि जी आपको चित्राली आती है? मैंने कहा नहीं बेटा। तो पश्तो आती है? मैंने कहा नहीं। तो फिर क्या ज़बान बोलते हैं? तो मैंने इनको बताया कि जी मैं उर्दू बोलता हूँ। ये लड़की है, आप भी नहा रहे हो? चित्राली बोलते हैं। आप चित्राली बोलते हो? चित्राली बोलती है। वो भी चित्राली बोलती है? ये ऊपर बैठे ये भी चित्राली बोलते हैं। अच्छा, वो भी चित्राली बोलते हैं। वो नीचे आएगा तो उसको दिखाऊंगा ना, ऊपर क्या दिखाऊं मैं उसको। और नीचे आओ, तुझे भी दिखाऊं, आ जाओ, जल्दी आ जल्दी। ये एक नौजवान मेरे पीछे भी है। अच्छा, सर्दी लगी हुई है, वो धूप सेक रहा है, लिहाजा जो है ना वो कहते हैं जी कि वो मेरा ख्याल है मेरे पीछे हो सकता है कि आपको नज़र भी आ रहा हो। बिला ख़त्म करने से पहले जो दो चार जुमले मैंने आपसे कहने हैं, जो कहने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे याद है कराची में मैं एक ज़माने में एक अखबार का एडिटर हुआ करता था, तो हमें कुछ सब एडिटर्स की ज़रूरत पड़ गई, और ऐसे सब एडिटर्स की जिनकी उर्दू बहुत अच्छी हो। तो अच्छा, मेरी एक हमेशा से आदत रही है, आज भी है, कि मैं इंटरव्यू मतलब उस तरह के नहीं लेता जिस तरह के होते हैं। जैसे सीवीज़ हैं, मैं उन सीवीज़ पर इतना एतबार नहीं करता, क्योंकि सीवी आपकी कल की कहानी होती है, आप आज क्या हैं आपने ये बताना होता है, और मेरा मकसद भी यही था। तो कराची वालों की ये बदकिस्मती है
कि उनमें से बेशतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ट्रेन ही नहीं देखी। उन्हें पता ही नहीं कि ट्रेन कैसी है, ये कैसे चलती है, ये कैसे चलती है, और जो है वो इसमें इंजन होता है या इसमें बोगियाँ होती हैं। एक खातून, एक लड़की आप कह लें, मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ गई और मैंने उससे पूछा, जो सवाल उससे पूछा वो ये था कि बैंगन कहाँ उगते हैं। तो उसने मुझे बड़ा एक दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा जी बैंगन दरख्तों पर उगते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये था कि फिर वो दरख्त जो है वो उनसे उतारते कैसे हैं बैंगन। तो उसने कहा जी कि एक बहुत बड़ा सा डंडा होता है, उसके आखिर पर दरांती लगी होती है, उस दरांती से वो बैंगनों को काटा जाता है और नीचे बाकायदा कोई चीज़, कोई मतलब चादरें वगैरह बिछा दी जाती हैं या मतलब कोई ऐसी नरम चीज़ बिछा दी जाती है जिससे दरख्त की बुलंदी से गिरने वाला बैंगन ख़राब नहीं होता। तो मैंने खैर पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनी और उसके बाद फिर उसे बताया कि बच्चे बैंगन दरख्तों पर नहीं उगते। बैंगन जो है वो ज़मीन पर बाकायदा पौधे होते हैं उनके, और छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनकी बेलें भी नहीं होती और मुश्किल से 3-4 फुट का पौधा होता है जिसके साथ बैंगन लगता है। तो ये वाक़या बैंगन वाला बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें, हमारी जो नई नस्ल है ये कंप्यूटर में और जो है वो लैपटॉप्स में और ख़ास तौर पर मोबाइलों में इतनी जो है वो घुसी हुई है, इतनी इन्वॉल्व है उनमें कि इन लोगों को ये पता ही नहीं कि दुनिया में और क्या है, दुनिया कैसी है, दुनिया कैसे चलती है। हमारे ज़माने में, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, सारे गेम्स फिज़िकल होते थे। क्रिकेट वो फिज़िकल था, गुल्ली डंडा खेला करते थे, खिद्दू टोला, मतलब भागने दौड़ने के जितने काम होते थे। अब तो घर नहीं चला जाता, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन उस वक्त सारे के सारे काम जो है वो फ़िज़िकल ट्रेनिंग के हुआ करते थे और वही जो है वो आगे चलकर फिर काम आए। लेकिन आजकल जो है वो क्रिकेट वो भी मोबाइल पर खेली जाती है, चेस वो भी मोबाइल पर खेली जाती है, लूडो वो भी मोबाइल पर खेली जाती है, मतलब सब कुछ मोबाइल पर खेला जाता है। लिहाजा ऐसी नस्ल को जो मोबाइल के अलावा दाएं बाएं देखने की रवादार ही नहीं, या उसे पता ही नहीं कि मोबाइल के अलावा भी दुनिया में कुछ है, उसे क्या पता कि बिजली कैसे बनती है और आटा जो है वो कैसे पीसा जाता है। आपको यहाँ लाने का मकसद ये था कि शायद कोई ऐसा बच्चा, शायद कोई ऐसा नौजवान इस वीडियो को देख ले जिसे ये ना पता हो कि जो है वो आटा कैसे बनता है या जो है वो पंचक्कियाँ कैसे चलती है। मानसहरा, एबटाबाद या दीगर पहाड़ी इलाकों के रहने वाले इन चीज़ों से वाकिफ़ है। वहाँ इस पंचक्की को जंदर बोला जाता है। और मुझे याद है आज से 12-14 साल पहले मैं गया था तो मुझे बतौर ख़ास एक जंदर दिखाने के लिए ले जाया गया था कि ये देखें जी। मेरे लिए भी वो पहला मौका था कि पानी से आटा जो है वो पीसने वाली चक्की भी चलती है। तो मैं अपनी नई नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोबाइल देखें, ज़रूर देखें, लेकिन उस पर कुछ ऐसी चीज़ें भी देख लें जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा हो और आपको पता चले कि जो वो चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की है वो कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं और कैसे हम तक पहुँचती हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।